हे गाइस, वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। और हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं आरएस प्री के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। और हमने इस कड़ी में ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए। अब चल रहे हैं हमारे पॉलिटी के पीवाईक्यूज। और पॉलिटी की में अब हमारे टॉपिक चल रहा है संविधान सभा और संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, बात ये है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको इस क्वेश्चंस का सवाल का जवाब सोचना है। जवाब सोच के आपको हमें उसका उत्तर बताना है। फिर हम उसके बारे में आपको कहानी सुनाएंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कराएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब सोचिए। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। चलो ठीक है, हम बताते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 19 हाँ 42, और अगस्त प्रस्ताव 1940, और वेवेल योजना 1945। देखिए, आपको उसकी हिस्ट्री सुनाते हैं। कहानी क्या थी भाई साहब। कहानी थी कि ये, वैसे समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ फॉलोइंग द मैचिंग नहीं है, और ये रिलेटेड है आपके पूरी टाइमलाइन की 1935 से 1947 तक की। तो कहानी क्या थी कि 1935 में जब ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि भाई भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं है जैसा वो सोच रहे थे, तो 1935 पे वो एक्ट लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हमने बहुत कुछ संविधान में भी अपनाया। और इसमें क्या किया गया, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? प्रांतीय स्वायत्तता। और लेकिन रियलिटी तो आपको पता ही है कि असली तो सत्ता अंग्रेजों के पास ही थी। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया, इसमें वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था इस समय। और फिर ब्रिटिश सरकार को चाहिए थी हेल्प। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप हमारा युद्ध में साथ दो, बाद में बदले में हम आपको बाद में कुछ राजनीतिक अधिकार दे देंगे। बट कांग्रेस बोली ना भवन ना, हमें वादे नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। ठीक है। फिर आता है 1942 पे क्रिप्स। इस मिशन में तक आते आते ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि युद्ध ख़त्म होने के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? मिशन फेल। अब बताओ, ये मिशन फेल हुआ और गांधी जी वहाँ बैठे हैं, तो गांधी जी क्या बोलेंगे? गांधी जी बैठे थे भाई सर यहाँ पे। तो गांधी जी बोले कि भाई अंग्रेजों, बाद में सोचेंगे, पहले तुम भारत छोड़ो। और यहाँ से स्टार्ट होता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 1945 में आता है वेविल प्लान। क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरी तरह हिल गई, इनको झटका लगा तगड़ा वाला। 1945 में वेविल प्लान आया, और इस समय युद्ध समाप्त होने वाला था। और ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भाई भारत को हम ज़्यादा दिन तक नहीं क्या कर सकते, रोक सकते। इसलिए वेविल प्लान लाया गया। फिर इस प्लान के तहत शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और यहाँ तक आते आते भाई सब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफ़ी आपस में मतभेद हो गए, इसलिए ये प्लान फेल हो गया। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है। और कैबिनेट मिशन में के बाद 1946 में हमारी स्टैब्लिश होती है संविधान सभा।
तो आपको टाइमलाइन याद हुई और 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। तो आपको इसमें 7 पॉइंट याद रखने। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बोलिए मेरे साथ। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1945 बेबल योजना, 1946 कैबिनेट मिशन, 1947 इंडिपेंडेंस। हुए क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें आपको कहानी सुनाएंगे। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 5 4 3 2 1। बताइए आंसर। बता रही होगा इसका, तो आपको पता भी होना चाहिए। बी एन राव साहब। हाँ, दैट्स करेक्ट, बी एन राव। देखिए बी एन राव की कहानी ऐसी है कि ये इंसान संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बट इवन दो ही प्लेड वेरी क्रूशियल रोल। ओके, संविधान सभा की डेट है 29 अगस्त 1947 को। क्या होता है, संविधान सभा ने एक टीम बनाई, जिस और उस टीम को हमने बोला ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन बनते हैं? बी आर अम्बेडकर जी। कब की बात है? 29 अगस्त 47। तो इनके साथ साथ और भी साथी थे। ए एन माधव राव, डी पी केतान, मोहम्मद सादुल्ला। तीन तो ये थे, एक ये थे। अब कौन से बच्चे? के एम मुंशी, डी पी खेतान हो गया, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, एक थे एन अयंगर, एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एक बी एल मित्र थे। बट बी एल मित्र का स्वास्थ्य खराब था, इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनके बदले रिप्लेस होते हैं एन माधव राव। ठीक है, ये संविधान सभा के सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे। अब ट्विस्ट आता है कि भाई बी एन राव सदस्य नहीं थे तो उनको क्या महत्व था। एक्चुअली ये इस पूरी कमेटी के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े भाई, कहाँ कहाँ के। अमेरिका का पढ़ा हुआ, ब्रिटेन का पढ़ा, आयरलैंड का पढ़ा, कनाडा का पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक मसौदा भी तैयार किया। और अंबेडकर और इनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इनको तकनीकी सलाह काफ़ी हद तक इन्होंने प्रोवाइड की। अगर हम एग्जांपल समझें तो ये तो भाई साहब हो गए कोच क्रिकेट में, और अंबेडकर साहब थे कैप्टन उस टीम के। तो महत्व इनका कम नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अगर किसी को गुमनाम गुमनाम नायक अगर कहें तो वो बी एन राव है। ठीक है ना, संविधान के का प्रारंभिक मसौदा तो तैयार किया ही, बल्कि इनका तुलनात्मक अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 5 4 3 2 1। अरे आपका एग्जाम लेना तो भूल ही गए हम। चलो अब लेते हैं, बताइए, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, सोइएगा मत। प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ओके, करेक्ट। अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी। एडवाइज़र? राव साहब, बी एन राव। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सदस्य अध्यक्ष संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो फास्ट फास्ट बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947,
चेयरमैन अंबेडकर साहब, एडवाइज़र राव साहब, टोटल मेंबर 7 और परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब हर क्वेश्चन के बाद आपके कुछ प्रश्न पूछूंगा, वो आपको बताने होंगे। 1947 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल। करेक्ट। देखिए 1946 के जो चुनाव थे वो विभाजन से पहले के सबसे अंतिम और बड़े चुनाव थे। ठीक है, पहले और सबसे बड़े चुनाव थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो तो सामान्य सीटों पर बढ़त पाई, और मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने मुस्लिम सीटों पर बढ़त पाई, और इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने ये साबित कर दिया कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वो करती है ना। और ये चुनाव आगे चल के 3 घटनाओं के आधार बने। पहली घटना है 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी डेट बताइए, किस डेट को डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने बनाया। और 1947 की बात करें तो पार्टीशन हुआ। ये 3 घटनाएं इस इलेक्शन का के बाद घटित हुई। ठीक है, तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। करेक्ट। संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? कैबिनेट मिशन से हुआ भाई। ठीक है। 1946 में जो मुस्लिम लीग थी उसने डायरेक्ट सेक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946। 1946 में जो चुनाव थे, एक NWFP प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, कौन गवर्नमेंट बनाई यहाँ पे? कांग्रेस। हम बताए थे कि जनरल क्षेत्र में सामान्य मुस्लिम आबादी को छोड़ के और क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 1946 में मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री बंगाल में कौन बने? इनका नाम था भाई साहब हुसैन सुहरावर्दी। ठीक है, तो ये छोटा छोटा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फास्ट से बताइए, फास्ट से बताइए, ये 1946 के चुनाव क्या थे? विभाजन से पूर्व अंतिम बड़े चुनाव, बंगाल में मुस्लिम लीग आई, NBF में कांग्रेस आई, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, कैबिनेट मिशन 1946, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946, इंडिपेंडेंस डे 1947। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे RS के भी, और हम कोशिश करेंगे उसको IAS से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने उनके बेसिक्स आपको उसके साथ साथ तैयार करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका आप जवाब दीजिएगा। 5 4 3 2 1। बताइए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1919 या 1935? कुछ ने 1919 किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर है 1935। देखिए, आपको ध्यान देना, केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है। ओके, आपको कीवर्ड्स पे पूरा ध्यान देना, उसी से क्वेश्चन हल होता है, नहीं में ट्रैप होता है। 1919 में द्वैध शासन लगा था, और वो था प्रांतों में, प्रोविंस में, और अधिकांश बच्चे द्वैध शासन पढ़ते ही 1919 को कर देते हैं ना। गलत है। देखो, स्टोरी सुनाते हैं आपको। क्या हुआ 1919 में, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, पहले प्रांतों में प्रयोग करते हैं शक्ति देने का। ठीक है, तो इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लाए। ठीक है, फिर द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन में इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया, विषयों को, कि देखो भाई ये तो रिजर्व्ड है और ये क्या है, ट्रांसफर, जैसे अपनी भी 7वीं अनुसूची में होते हैं कुछ वैसे ही।
फिर रिजर्व में इन्होंने कहा कि रिजर्व में कौन सा आएंगे, भाई पुलिस आएगी रिजर्व में, फाइनेंस हम देखेंगे रिजर्व में, और कानून लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, किसके पास रहेंगी, हमारे पास, अंग्रेजों के पास रहेंगे भाई। फिर ट्रांसफ़र की बात हुई, ट्रांसफ़र में कौन था, एजुकेशन देखो भाई, हेल्थ देखो, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखो, स्थानीय स्वशासन कौन देखेंगे, इंडियन मिनिस्टर्स। वॉट इट। अब हुआ क्या भाई सब, अब ब्रिटिश सरकार सोचने लगी ये प्रांतों में तो प्रयोग हो गया, अब एक काम करते हैं इसको हम सेंटर में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो 1935 में ये सेंटर में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों से हटा दिया गया, और प्रांतों को दे दी गई स्वायत्तता। ठीक है, आई वही कहानी याद कुछ, तो ऐसे चली इसकी द्वैध शासन की कहानी। और याद रखिएगा 1919 के प्रांतों में, और 1935 की बात करें तो केंद्र में। तो क्लियर हुई कहानी पूरी। चलो, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम आपको याद करा देते हैं। चलो बताइए इसका आंसर क्या था। कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ, प्रांतों में, केंद्रों में, और किस में, 1919 प्रांतों में। ठीक है, द्वैध शासन किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी बताइए इसकी। ओके, जब प्रांतों का प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत शुरू की गई, मैं बात कर रहा हूँ प्रांतीय स्वायत्तता की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ओके, और जो 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, वो शक्तियाँ किसे दी गई, गवर्नर जनरल। वेरी गुड। और अगर हम भारतीय संविधान जो सबसे ज़्यादा अगर किसी अधिनियम से प्रभावित है तो वो कौन सा अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, करेक्ट। चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। रैपिड रिवीजन कराते हैं आपको। 1909 में क्या हुआ, 1909, बताओ। अच्छा ये पढ़ाई नहीं है, चलो बताते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। 1919 में द्वैध शासन प्रोविंस में, 1935 में उन प्रोविंस को दे दी गई थी स्वायत्तता, प्रांतों को 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था, और 1947 में इंडिपेंडेंस थी। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और फिर क्वेश्चंस तो अपने आप निकल जाएंगे, जो ज़्यादा लोड नहीं लेनी, मज़े से पढ़ो, हिस्ट्री कहानी सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1, बताइए आंसर। देखिए ये तो मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, अच्छे लेवल का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस से संबंध पूछा है, और ये आरएस में तो पूछा ही गया है 2024 में। ऐसा भी हो सकता है कि आईएएस में पूछा जा सके आगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस किस से संबंधित है, 39 से। मिनर्वा मिल्स तो पता ही होगा, 42 से। कोहतो हुलोहान 52 से, और पी शंभू मूर्ति ये है 32 से। तो ये आप मिला लीजिएगा इनमें, आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से पता हो, उसके बाद ये ऑप्शंस मिलाना, इसमें तो आपको बल्कि आसानी होती है, कई बार ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं, तो आप उन पर डिपेंडेंट होकर नहीं चलिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये केस का ना होके ज़्यादा ये है कि संसद कितना पावरफुल हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कहाँ कहाँ रोक सकती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी 39 की बात करते हैं। 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद का चुनाव हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था उनका वो चुनाव, तो इस
पीएम के चुनाव को कोर्ट की समीक्षा से बाहर रखने के लिए कोशिश की गई, और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब देखो, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की क्या है, मूल संरचना है। ओके, फाइन। फिर क्या होता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस आया। तो 42वें संविधान संशोधन में संसद को लगभग असीमित शक्ति देना चाहता था ये संविधान संशोधन। इसमें प्रयास हुआ कि भाई संसद को असीमित शक्तियाँ दे दी जाए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, संसद संविधान बदल सकती है, ठीक है, लेकिन संविधान की आत्मा नहीं बदल सकती। हम हैं, वी आर हेयर। और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत था वो मजबूत होता है, वो कॉन्सेप्ट। अब आता है क्योतो होलोहान 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित था, दल बदल विरोधी। ठीक है। अब क्योतो होलोहान केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो स्पीकर है ना, स्पीकर का जो निर्णय है उसको हम जुडिशियल रिव्यू के अधीन रखेंगे। इसका जो डिसीजन है ये जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर किसी भी इसने सदस्य को अमान्य घोषित किया है तो हो सकता है इसके निर्णय की जुडिशियल रिव्यू हो जाए। पी सममूर्ति, अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 32 की बात करें तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी, जुडिशियल रिव्यू जो है क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का मूल संरचना में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ ये कहानी। अब आपको और चीज़ें बताते हैं। देखिए 39, अगर हम बात, एक शब्द याद कीजिए, IMKP, आई इंदिरा, M मिनर्वा मिल्स, के होतो होलोहान और पी संगमूर्ति। तो I39, मिनर्वा मिल्स 42, की होतो 52 एंड पी संगमूर्ति 32। ठीक है, तो चलो आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में था। केशवानंद भारती, 1973 की बात है, बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, ये नहीं पढ़ाए थे, अब याद कर लो। 42 संविधान संशोधन जो था किस नाम से और जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, स्मार्ट होते जा रहे हो आप सभी अब। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पढ़ा दिए आपको। 52, 19 ईयर और याद कर लीजिएगा, 1985 की बात थी। एक रिसेंटली NJSC को असंवैधानिक किस केस में घोषित किया गया। NJSC क्या है और हम आपको उसके बारे में बताते हैं। ये कब घोषित किया गया, 2015 में, 4th जज केस में। एक क्वेश्चन आएगा, आगे बता देंगे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में। और जुडिशियल रिव्यू को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस केस में माना गया, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, तो रैपिड फायर और कुछ कोर्स केस वो हैं, हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। बताइए, केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा गांधी केस, 39 अमेंडमेंट। मिनर्वा मिल्स, 42 अमेंडमेंट। किहोतो, 52। NJC, 99th अमेंडमेंट। ओके, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जैसे जैसे संसद की शक्ति बढ़ती है वहीं सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मरक्षा करता है, संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए आंसर। आसान सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा ही तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, पहला संविधान संशोधन,
लैंड रिफॉर्म, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सी थी? 9वीं अनुसूची। देखो, मुझे बताइए, क्या ऐसा हुआ होगा कि संविधान बना और उसमें तुरंत संशोधन करना पड़ा हो? बिल्कुल। देखो, 1950 में संविधान लागू हुआ, बना से मतलब लागू हुआ, और 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, कहानी ये थी कि आज़ादी के बाद सरकार चाहती थी कि जमींदार प्रथा खत्म हो, जमींदारी जो प्रथा थी वो ख़त्म हो, और जो किसानों को ज़मीन मिल जाए। लेकिन फिर ज़मींदार पहुंच गए भाई सब, कहाँ पहुँचे हैं? वो तो वही कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो छीन रहे हो आप लोग। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई, जो ये भूमि सुधार है ना, एक काम करते हैं, इनको विशेष सुरक्षा दे देते हैं। और इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची, और 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। कई बार एक ट्रैप बनता है, देखो 7th जो अनुसूची है वो है 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म, 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं। बताइए, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? फर्स्ट। गुड। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे जोड़ूंगा जो आगे पीछे होंगे, पर होंगे इससे रिलेटेड, तो घबराना नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 31A और 31B किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 22 की वजह से। 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार, कानून की सुरक्षा करना। वर्तमान में 9वीं अनुसूची के कानून पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर है? बिल्कुल नहीं है, अब नहीं है। किस केस में हुआ था? रिव्यू होगा भाई इसका। ये केस आया था 2007 में, IR कोहलो का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू करेंगे। बताइए, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, आर्टिकल 31A 31B जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्शन दिया गया, और कोहलो केस में 2007 में रिव्यू की बात हुई। तो आपको इसके आंसर याद नहीं रखने, इसके पीछे कहानी याद रखिएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसकी कहानी सुनाएंगे आपको। पढ़िए। 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए आंसर कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, NJSC, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? आंसर तो पता होगा इसका, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें NJSC लाए और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलो देखो, एक बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए बच्चों, कि क्या जजों की नियुक्ति जज करें या सरकार करें? और अब इस पे विवाद होगा, आपका भी होगा, तो यहीं से पूरा NJSC का विवाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप समझते होंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो उसको रखने के लिए, और फिर सरकार आपने चुनी है तो नियुक्ति को लेकर सरकार का अधिकार। तो ये विवाद के विषय बने, और ये विवाद बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि पहले क्या था, देखो भारत में इस NJSC से पहले भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उनकी नियुक्ति होती है किससे? कॉलेजियम से। और इसमें क्या होता है कि इसमें जज ही जज को चुनता है। ठीक है, सरकार ने कहा कि भाई साहब, काम करो आप, ये नियुक्ति प्रक्रिया में क्या लाओ? पारदर्शिता।
पारदर्शिता होनी चाहिए, और केवल जज ही जज को क्यों चुने। और फिर गवर्नमेंट लेके आई एनजेएससी। एनजीएससी जो था 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ईयर 2014 की बात है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही न्यायपालिका देखो, कोर्ट ने कहा देखो हम हैं इंडिपेंडेंट, और हमारा इंडिपेंडेंट रहना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए 2015 में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है। और 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। समझ में आई कहानी पूरी। तो अगर आपसे पूछे एनजेसी कौन से उससे संविधान संशोधन संबंधित है, तो N499, एनजेसी N499, ये इसकी ट्रिक हो गई। बताइए, कुछ सवालों का जवाब दीजिए, इसको हटा देते हैं। एनजेसी का पूरा नाम बताइए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ओके। किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया एनजेसी? 99th। असंवैधानिक कब घोषित कर दिया इसे? 2015 में। एनजीएससी के संवैधानिक घोषित होने के बाद कौन सी प्रणाली पुनः लागू की गई? कॉलेजियम। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की किस अवधारणा में है? बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में। देखो बोलिए मेरे साथ। एनजीएससी 99 अमेंडमेंट ईयर 2014 स्ट्रक डाउन कर दिया इसको 2015 में। कॉलेजियम रिस्टोर हो गई। ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इसमें कौन सा केस था? ये केस था 4th जजेस केस। ठीक है। 2015। ठीक है। तो चलो, 4th के 3, 2, 1 भी होंगे, तो 3 जजेस केस कब का बात था? 3rd। ये है 1998 का। 2nd 1993 का। और 1st 1981। 81, 93, 98 और 2015। ये टाइमलाइन यूपीएससी को बहुत फेवरेट है, यूपीएससी की। ठीक है। तो याद रखना है। देखिए, संविधान को लोग बाग सिर्फ सत्ता देने का दस्तावेज समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ सत्ता देने का दस्तावेज नहीं है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द पावर। सत्ता पर नियंत्रण रखने का भी दस्तावेज है। चलो ठीक है, अभी के समय में, अभी की इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और इसी कहानी के साथ इसको आसानी से याद कराएंगे। आपके पास समय हो तो इसको दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहीं से याद हो जाएंगी। हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें पढ़ रहे हैं। इस चैनल में हमारा टारगेट भी है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराएं, क्योंकि अब पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू किसी चीज़ को क्लियर करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी आंसर पेपर में आने की ज़्यादा है। और हमारा टारगेट पेपर में हमारे क्वेश्चंस का सही होने मात्र से है। हमें पीएचडी होल्डर बन के थीसिस जमा नहीं करने। तो आप हमारे साथ रहिए। सारे पीवाईक्यूज कराएंगे, आईएएस के भी कराएंगे और आरएस दोनों के कराएंगे विद डिटेल एनालिसिस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।